कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारे वीडियो में बड़े भाई साहब के दूसरे पड़ाव को हम आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को आज पूरा समझेंगे। तो आज का ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज बड़े भाई साहब की पूरी कहानी हम पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसके सार को भी समझ लेंगे कि प्रस्तुत पाठ द्वारा लेखक कौन सा संदेश हमारे तक पहुंचाना चाहता है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करो और आज का हम पाठ शुरू करते हैं। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहला पड़ाव कहानी का किया था और आज दूसरे पड़ाव से हम स्टार्ट करेंगे। सालाना इम्तिहान हुआ अर्थात एनुअल एग्जाम हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया अर्थात लेखक फिर से क्लास में फर्स्ट आए। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। 2 साल का जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ दूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। मतलब जब लेखक फर्स्ट आ रहे हैं ना और उनके जो भाई साहब हैं वो फेल हो जाते हैं तो लेखक के दिमाग में अचानक से आता है कि अब भैया की क्लास लेते हैं, है ना, बहुत मुझे सुनाते थे, अब मैं कहूंगा कि अब कहाँ गई आपकी वो पढ़ाई, मैं वजह से खेलता रहा और क्लास में फर्स्ट भी आ गया, है ना। लेकिन यह जो है ना कि भैया से मैं पूछूं या उनकी मैं खबर लूं, ये सोचते ही तुरंत दूसरी घड़ी में उनको ख्याल आता है कि नहीं, ये गलत बात है ना। कई बार हम जब हमारे अंदर कुछ ऐसा ख्याल आता है कुछ गलती करने का या कुछ ऐसा मतलब अनैतिकता का कार्य करने का, है ना, तो तुरंत देखना दिल एक कहीं ना कहीं एक दिल से एक आवाज आती है कि नहीं, हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। और जैसे ही अगर हम अपने उस दिल की बात सुन लेते हैं तो हम सही रास्ते पे चलते हैं और कई बार उस बात को हम अनदेखा कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो लेखक अपने दिल की बात सुनता है और कुछ नहीं कहता। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी पड़ा। तब थोड़ा सा लेखक को भी गर्व होता है, प्राउड फील होता है ना कि मैंने भी कुछ किया है लाइफ में, है ना, कुछ अचीव कर रहा हूं मैं। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा, मतलब वो जो दबदबा था भाई साहब का, है ना, अब वो नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लेखक तो पास हो जा रहे हैं ना, भाई साहब तो उनको इतनी डांट लगा रहे हैं, लेकिन डांट लगाने के बावजूद क्या हो रहा है, खेलने के बावजूद जो लेखक है वो क्या हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, फर्स्ट आ जा रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे अंकों से वो स्थान प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो बड़े भाई साहब हैं जो डांट लगा रहे हैं वो खुद ही क्लास में फेल हो जा रहे हैं। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, मतलब आजादी से वो खेल कूद में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने मेरी फिर फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना कौन सा खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल हो गया, है ना। तब कह रहे कि अब अगर वो कुछ कहे तो मैं साफ साफ कह दूंगा। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। मतलब ये चीजें वो मौखिक रूप से अपने मुंह से तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो रंग ढंग है, उनकी जो एक्टिविटी है ना, वो बता दे रही है कि बड़े साहिब का वह आतंक मुझ पर अब नहीं था। मतलब वो जो डर था ना, आतंक था बड़े भाई साहब का, अब वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेखक के अंदर से खत्म हो रहा है। बड़े भाई साहब ने इसे भांप लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। मतलब अब तो फिर कुछ होने वाला है ना, क्योंकि उन्होंने आज तो अति कर दी है ना। भोर का सारा समय मतलब वो सुबह से गए हैं और खेलते वेलते कब आ रहे हैं, भोजन के समय लौट के आ रहे हैं ना। तो अब तो मतलब बड़े भाई साहब से बचेंगे नहीं वो। मुझ पर टूट पड़े, देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है,
मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हंसती है ना। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? मतलब अब फिर से जो बड़े भाई साहब हैं वो उनको मतलब फजीहत उनकी करने लगे, फिर से उनको डांट सुनाने लगे और अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? रावण का। कि रावण का हाल तो तुम पढ़े ही होगे, है ना, सब लोग जानते हैं। तो तुमने उससे क्या सीख लिया है, क्या उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए, मतलब जस्ट पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। मतलब रह रहकर बड़े भाई साहब बात अच्छी लेकिन बोलते हैं, है ना, कि सिर्फ पढ़ लिख लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। हमारे जो बुद्धि का जो विकास है ना, उसका विकास अच्छे से होना, चीजों को समझना बहुत अच्छी बात है ना। कई बार जो हमारी रटंत विद्या होती है ना, कहते हैं ना रटंत विद्या चलंत नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को रट लेते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते, है ना। वहीं पे गलती होती है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, मतलब पूरे धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। मतलब जो पूरे पृथ्वी का राजा होता है ना, जो पूरे भूमंडल का स्वामी होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चक्रवर्ती राजा। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, मतलब उनके शासन को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप अर्थात जितने राजा थे संसार के, उसको क्या देते थे, कर अर्थात टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मतलब इतने बड़े, जिसको हम लोग देवता कहते हैं ना, जल, हाँ, आग, अग्नि और जल के जो देवता भी थे, दोनों देवता किसके दास थे, रावण के। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। मतलब अभिमान और इतराना, ठीक है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करना, बहुत ज्यादा घमंड करना और अपने आप को बहुत ज्यादा समझना, है ना, ये क्या होती है, मनुष्यता के गिरने की या मनुष्यता के पतन की क्या होती है, एक सीढ़ी होती है ना। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया, ठीक है, मतलब दीन से भी गया और दुनिया से भी वो चला गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा और कोई भक्त नहीं है। अंत में हुआ यह कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। मतलब शैतान को भी एक बार जब बहुत बड़ा घमंड हुआ, वो सोचने लगा क्या कि भगवान का उससे बड़ा और कोई भक्त नहीं है ना, तो उसको भी क्या हुआ था, स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया था। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि भीख मांग मांग कर वह मर गया। तुमने तो अभी केवल एक ही दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मतलब ये जो एक्टिविटी देख रहे हैं लेखक का, है ना, तो लेखक ऐसा कह रहे हैं कि तुम क्या अपने आप को समझ रहे हो, है ना। तुम मत सोचो कि तुम्हारे मेहनत से तुम ये नंबर लेकर आए हो, तुम मेहनत से पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, अर्थात किसी मूर्ख के हाथ में ना बहुत कोई बड़ी या कीमती चीज मिल जाती है किसी को, जो उसका सही मायने में हकदार नहीं होता, है ना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। तो ये वाली जो चीज है ना, वो कहीं होता है ना, फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, है ना, संयोगवश ऐसा हो गया। लेकिन बार बार तो संयोगवश ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब बिना मेहनत किए ही, बिना तुम्हें प्रयत्न किए ही अच्छे मार्क्स मिल जाए। एक बार तो मिल गया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता,
है ना, गिल्ली डंडा देखा होगा, निशाना लगाकर उस पे मारते हैं, है ना। तो अगर बहुत अच्छा निशाना ना हो तो उसमें लगता नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कई बार तो मैंने अंधा मार में, मैंने आंख बंद करके भी अगर कोई उसमें मारे तो कई बार होता है कि बार बार खेलने से एक बार लग ही जाए, लेकिन इससे क्या होता है, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है यह साबित नहीं होता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। ठीक है, मेरे फेल होने पे मत जाओ। अब वो फिर आगे बात कह रहे हैं कि मेरे फेल होने पर तुम मत जाओ, है ना। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, अर्थात बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम मेरे ऊपर मत जाओ, क्योंकि जो बड़े भाई साहब है वो तो फेल हो गए हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे फेल होने पर मत जाओ, क्योंकि इस क्लास में जब तुम जाओगे तब तुमको समझ में आएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा तुमको। मतलब अभी तो तुमको सब कुछ बड़ा हरा हरा सा महसूस हो रहा है ना। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वीं की जगह अगर हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, है ना। मतलब कितना कठिन है भाई साहब की क्लास में पढ़ना, है ना। सफा चट मतलब सब खत्म, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर मतलब 0 भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने 7वीं की जगह 8वां लिख दिया तब तो क्या हुआ, सारा कुछ एकदम खत्म, है ना। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। मतलब इतने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने भी पढ़ा होगा, है ना। तो कह रहे इतने लोग हैं कि मतलब सर चक्कर खाने लगता है ना। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। ने कहते ना प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, मतलब लगातार। तो कह रहे और कोई नाम नहीं मिला, इतने सारे नाम है ना। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। कह रहे कि यार इतना ये कर दिया, है ना। अगर उनसे पूछते तो शायद वो 1-2 अच्छे नाम बता देते, अच्छा सा नाम लिख लेते। और बड़े भाई साहब तो कह रहे हैं यहाँ पे कि वो लाखों नाम बता देते, है ना। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए, है ना। अगर ज्योमेट्री में अब जब सपोज कोई भी ये बनाते हो, लाइक तुमने त्रिकोण बनाया, है ना। तो इस त्रिकोण में, ट्रायंगल में ABC की जगह CBA लिख दिया तो फिर खत्म बात, है ना। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता आखिर अ ब ज की जगह अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब बड़े भाई साहब आप एकदम आप लोगों के दिल की बात कह रहे हैं, है ना। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, मतलब वर्ड टू वर्ड बिल्कुल याद कर ले। इसी रटंट का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बैसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा। कई बार जो बड़े भाई साहब है वो अच्छी बात भी कह रहे हैं ना कहीं शिक्षा की ये जो बात हो रही है रटने वाली चीजों पर, कि मतलब इनके परीक्षक जो है वो चाहते हैं कि वर्ड टू वर्ड वो आंसर देखे या वर्ड टू वर्ड आंसर में ही वो अच्छा मार्क्स दे। तो ये शिक्षा का कौन सा रूप है ना, जो शिक्षा सिर्फ रटने पे बल दे रही है ना, जो मेमोराइजेशन पे सिर्फ बल दे रही है, ना कि समझने पे। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इनसे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधी ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना तो यह सब खुराफात याद रखनी ही पड़ेगी। तो वो बता रहे हैं है ना कि उनके क्लास में कितनी डिफिकल्टीज है। कई बार हम कहते हैं ना कि अगर चीजों को आप उस नजरिए से देखो, है ना, तो चीजें बहुत कभी जटिल नजर आती हैं, है ना, बहुत क्रिटिकल लगती हैं। तो जो बात यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं, बड़े भाई साहब कह रहे हैं, वो
आपके लिए नहीं है। आपको क्या करना है, इसके अर्थ को समझना है और पढ़ना है ना। ये नहीं कि आपका भी जो ये 10 क्लास है बहुत मुश्किल है, कैसे हो पाएगा, है ना। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, मतलब ऐसे राइटिंग 4 पन्नों से तो कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बड़ी अच्छी बात है ना। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, ठीक है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है। तो जो समय की कीमत को समझते हैं, है ना, जो बहुत अच्छे से सारा काम बिल्कुल टाइमली करते हैं। तो बड़े भाई साहब कह रहे हैं ये तो सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना, कि समय की पाबंदी बड़ी अच्छी चीज है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का स्नेह होने लगता है उस पर, क्योंकि सब लोग उसको मानने लगते हैं ना कि नहीं ये बच्चा बड़ा अच्छा है, टाइमली सारी चीजों को करता है, समय की अहमियत समझता है। उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, मतलब ये तो एक बात जो है ना वो एकदम सही है। अब इसको इतना बढ़ा चढ़ा के हम कैसे लिखें। समय की पाबंदी अच्छी बात है, जो लोग करते हैं वो सफल होते हैं, उनके बड़े बूढ़े सब उनको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो ये तो बात जग जाहिर है, सबको पता है। अब इस शीर्षक पर समय की पाबंदी पर 4 पन्ने कैसे लिखे, है ना। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग हो जाएगा। कैसे कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए, है ना। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, मतलब 4 पेज लिखना पड़ेगा। तुरंत फटफट लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, मतलब ये में लिखो, बहुत ज्यादा बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, ठीक। संक्षेप में हुए तो 4 पन्ने, नहीं तो शायद 100-200 पेज लिखवाते, 100-200 पन्ने लिखवाते हैं ना। ये तो कह रहे हैं कि संक्षेप में कह रहे हैं, शॉर्ट में कह रहे हैं कि इतना ही लिखो। अगर अच्छे से विस्तार लिखना होता तो क्या करते है ना, तब तो मतलब 200 पन्ने लिखवाते, हाँ 100-200 पन्ने लिखने पड़ते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। मतलब तुम मेरा कहना मानो, मैं लाख फेल हो गया हूं, मैंने कितनी बार भी फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे क्या हूं, बड़ा हूं। और संसार का जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, वह मुझे तुमसे ज्यादा है। इसलिए मेरी बात को क्या करो, गिरह बांध लो, मतलब गांठ बांध के रख लो, है ना। इस बात को कभी भी भूलना नहीं। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब तक समाप्त होती। मतलब कहीं कहीं लगता है ना कि एक बार बड़े भाई साहब आपकी तरह बोल रहे हैं, कभी कभी लगता है लेखक जो है वो आपकी तरह सोच रहे हैं, है ना। प्रेमचंद की लिखने की यही विशेषता होती है। क्या होता है ना कि हम लोग उनसे बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बात कह रहे हैं ना वो हमारे दिल की है ना। हम भी शायद इस जगह पे रहते तो ऐसा ही कहते थे या ऐसा ही कहते, है ना। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा है। अब लगे भी स्वाद वाला कैसे, है ना। बड़े भाई साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी है ना। मेरे पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए। मतलब वो पास हो गए फिर भी ये तिरस्कार हो रहा है ना, फिर भी ये इतनी सारी बातें सुनाई जा रही हैं, इतना अपमान उनका हो रहा है। और अगर वो फेल कहीं अगर हो जाते हैं तब तो क्या हो जाती, शायद उनके प्राण ले लिए जाते।
भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। मतलब लेखक डर गए कि बाप रे, इतना बड़ा क्लास, इतने सारे झमेले। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब अभी भी इतना सुनने के बाद भी लेखक को पुस्तकों में इंटरेस्ट नहीं आया। खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम। मतलब पढ़ते थे लेकिन बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील ना होना पड़े। मतलब भैया से तो फजीहत होती ही है, डांट तो मिलती ही है ना, तो कम से कम क्लास में ना मिले, है ना। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर विलुप्त हो गया, है ना। लुप्त हो जाना मतलब खत्म हो जाना। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। एंड फिर से वही चोरों का सा जीवन, अर्थात वो फिर छुप छुप के खेलने लगे कि भैया कहीं देख ना ले, है ना। फिर देखेंगे तो उनकी फजीहत शुरू हो जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए, और खेलना तो वो छोड़ नहीं पा रहे थे, है ना। खेल से वो जो मोह है और पुस्तकों से वो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था। जब बच्चों देखना, जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आता ना कोई चीजों में, तब तक हमें उसको पढ़ने का मजा नहीं आता, तब तक वो चीज बहुत बोरिंग सी लगती है ना। तो जब भी पढ़ो कोशिश करो कि उसमें इंटरेस्ट लाकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना। उसके अगर तुम्हें वो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक, तो उसको थोड़े से अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। चलो, फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ, मैं फिर पास हुआ, ठीक है। और बड़े साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गए। मतलब ये फिर से फर्स्ट आ गए हैं। मुझे खुद अचरज हुआ। बड़े भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, मतलब बहुत अथक, बहुत ज्यादा परिश्रम किया, पर कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई। तब पूरी चमक ही फीकी पड़ गई। मगर बेचारे फेल हो गए थे, मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। तो कई बार देखो जो लेखक भी है ना, वो भी उनके हृदय में भी दिल है ना। वह भी कहीं ना कहीं कोमल हृदय के हैं, है ना। जब इतनी डांट सुनने के बाद भी, है ना, जब आज रिजल्ट निकल रहा है, बड़े भाई साहब फेल हो रहे हैं, तो छोटा भाई साहब कह रहा है कि मतलब उसे उतनी खुशी नहीं हुई कि वो फर्स्ट आया है ना। कई बार एक बार वो यह भी सोच रहा है कि अगर मैं भी फेल हो जाता तो शायद भाई साहब को इतना दुख ना होता, है ना। मेरी और बड़े भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर, मतलब सिर्फ एक क्लास, है ना। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला कि नहीं, मैं कैसी चीज सोच रहा हूं। फिर उनको लगता है नहीं, आखिर तो वो मेरे हित के विचार से ही मुझे डांटते हैं ना, वो मेरा अच्छा चाहते हैं, इसलिए मुझे वो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य। मतलब वो जब डांटते हैं तो डेफिनेटली लेखक को बुरा लगता है ना। मगर शायद ये उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वह भी इतने अच्छे नंबरों से, है ना। मतलब लेखक भी एक्सेप्ट करते हैं कि शायद ये हो सकता है कि मेरे बड़े भाई साहब की डांट का असर है ना, कि मैं क्या कह रहा हूँ, पास होते जा रहा हूँ, डांट सुन रहा हूँ, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो राह है ना, कि राह से हम भटक जाते हैं, है ना। पढ़ाई पर मन नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान बहुत खेल में चला गया है, तो पढ़ाई से ध्यान भटक गया है, पढ़ने में हम कम इंटरेस्ट देने लगते हैं। तो लेखक कह रहे कि हो सकता है कि ये भैया की ही डांट का असर है जो मुझे बार बार उधर जाने से रोकती है, या बार बार
मुझे सही रास्ते पर लेकर आती है। अब बड़े भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे हैं कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रह गया, या रहा भी हो तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मतलब लेखक और ज्यादा आजादी का अनुभव करने लगे, उनकी स्वच्छंदता और भी बढ़ गई है? मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। अर्थात लेखक क्या कह रहे हैं कि उनकी जो सहनशीलता है उसका और वो अनुचित लाभ उठाने लगे, है ना। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मतलब पहले तो थोड़ा बहुत भाई साहब के डर से या डांट से वो पढ़ भी रहे थे, अब वह भी क्या हो गया, बंद हो गया है। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, है ना, जिसको पतंग कहते हो ना, काइट। अब लेखक के शौक में एक और नया शौक ऐड हो गया है ना, वो क्या, पतंग उड़ाने का, कनकौए उड़ाने का। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर मैं भी भाई साहब की अदब करता था और उनकी नजर बचाए कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब कुछ गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। तो ये सब वर्ड तो मुझसे ज्यादा आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, कि कैसे पतंगबाजी में वो कन्नी बनाते हैं या काटते हैं, आई डोंट नो, वो कैसे काट देना इसको, ठीक है, वो कैसे कन्ने को बांधा जाता है ना, और क्या क्या सारी चीजें मंझा वंझा उसमें देते हैं ना, आपको शायद ज्यादा ही पता हो, है ना। मैं बड़े भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है, ठीक है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवे लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। वो सब बच्चों की एक, मतलब पता नहीं क्या वो हैबिट होती है ना, जो लोग पतंग उड़ाते हैं, कि अगर किसी का टूट रहा है तो मतलब उसको पकड़ ही लेना है। ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत बड़ी संपत्ति उड़कर जा रही है और उस पर ढाबा मोल लेना है ना, उस संपत्ति को ले लेना है गिरफ्त में अपने। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पकड़ने के लिए बेतहाशा दौड़ते हैं। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पवन की ओर चला जा रहा था। मतलब जो एकदम मंद गति से धीरे धीरे पवन के साथ चला जा रहा था, ध्यान सिर्फ उस आकाश की ओर था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा जो है वो क्या है, स्वर्ग से निकल के विरक्त मन से एकदम नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है, कि मतलब अब इसको पकड़ना है हमें। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने के लिए दौड़ रही थी, तब कि कैसे भी समहाउ उस चीज को पकड़ लिया जाए, उस गुड्डी को। गुड्डी भी बहुत लोग कहते हैं, है ना। आपके इलाके में या आपके राज्य में पतंग को या कनकौवे को क्या कहा जाता है, मुझे लिखकर जरूर बताना। किसी को अपनी आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हूं, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटरें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां हैं। मतलब जैसे हम आकाश को देखकर उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश बिल्कुल समतल है ना, उसमें सिर्फ एक पतंग है जो उड़ा जा रहा है। तो हमें लगता है कि नीचे भी वही आकाश है जो एकदम समतल है, एकदम प्लेन है, न गाड़ी है, न ट्रम है, न साइकिल है, न बाइक है, और हम बेतहाशा ऊपर देखकर दौड़े जा रहे होते हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं ऊपर, और उसी सेम ऊपर का जो चीज है वो हमारे नीचे भी है ना, और दौड़े जा रहे होते हैं। सहसा बड़े भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं? अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मतलब अब तुम छोटे क्लास में नहीं हो, अब तुम 8th क्लास में आ गए हो, है ना। मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है।
कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी अर्थात एडिटर भी हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं। मतलब तुम प्रतिभावान हो, तुम टैलेंटेड हो, उसमें मेरे को कोई शक नहीं है। लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं बड़े भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं। अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं, मतलब दिल की बात कह दे रहे हैं वो, है ना, जो लेखक के दिल की बात है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का अगर यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मतलब अब वो बहुत बड़ा वाला तोप अब डाल रहे हैं ना लेखक के ऊपर। लेखक क्या सोच रहे हैं कि एक ही साल तो मतलब 1 ही साल का तो अंतर है। तो अब देखो बड़े भाई साहब पूरा चीज क्लियर कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 1 साल का भी अंतर है। हो सकता है तुम मेरी जमात में भी आ जाओ, मतलब मेरे क्लास में भी आ जाओ अगर ये जो परीक्षक है इन लोगों का यही हाल रहा तो। एंड ये भी हो सकता है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओ और बहुत आगे निकल जाओ। मतलब वो अब एकदम सेफ साइड में आ जाए कि हो सकता है कि ये सारी चीजें हो जाए। लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच जो 5 साल का अंतर है वह तो खुदा भी उसे नहीं मिटा सकता, मतलब वो बदल नहीं सकता। ठीक ना। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil और डिलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। मतलब अब फिर बड़ी बातें करने लगे हैं ना कि ये जो समझ है या दुनियादारी का जो तजुर्बा है वह कोई भी किताब पढ़ने से नहीं आता। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का हमेशा अधिकार रहेगा। मतलब हम चाहे जितना भी पढ़ाई क्यों ना पढ़ ले, लेकिन दादाजी और अम्मा को हमें सुधारने का हमेशा अधिकार रहेगा। हमें डांटने का, हमें बोलने का, हमें सही रास्ते पे लाने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। मतलब फिर उस चीज को क्लियर भी कर रहे हैं कि ये नहीं कि वो हमसे हमारे जन्मदाता है, हमारे मम्मी पापा हैं, इसलिए ही सिर्फ वो हमें डांटने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, उनको जीवन का जो एक्सपीरियंस है, जीवन का जो तजुर्बा है वो हमसे कहीं ज्यादा है ना। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह सब चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है ना। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुला लेंगे। मतलब कितनी इजी बात कह रहे हैं ना कि ये जो सारी चीजें ना जीवन का जो अनुभव है वो उसकी बात कर रहे हैं, है ना, जो हमें हमारे बड़ों का हमसे ज्यादा होता है। कह रहे हैं कि आज भगवान ना करे अगर मैं बीमार हो जाऊं, है ना, तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा, तुरंत तुम दादा को तार लिखोगे, उनको बुलाओगे, है ना। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा होंगे तो वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल अपना आपा नहीं खोएंगे, असंयमित नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, पहले अपने खुद इलाज करने की कोशिश करेंगे, मर्ज को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या हुआ है,
किस तरह से घरेलू उपचार किया जाए। अगर उसमें सफल नहीं होते तो ये डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, है ना। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा कैसे चले, है ना। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेककामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है। अपने हेडमास्टर साहब जी को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे लक्ष्मी आ गई है घर में। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर भी इसका प्रयोग कर सकता हूँ, मतलब पीट भी तुम्हें सकता हूँ, है ना। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। मतलब इस बात से लेखक भी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे हैं कि हाँ, बड़े भाई साहब जो कह रहे हैं, जो बड़ा होने की बात है ना, जो अनुभव की बात जो कह रहे हैं, वो नितांत और मतलब बिल्कुल वो सही है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी क्लास बदल नहीं सकता, है ना। और आज उनको अपनी लघुता का, अपने छोटेपन का एहसास हो रहा है कि मैं छोटा ही हूं। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मतलब आज उनके मन में रिस्पेक्ट भी आ रही है बड़े भाई साहब को लेकर, है ना। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, है ना। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। मतलब वो जो बात कह रहे थे ना, मेरी बात तुम्हें बिल्कुल जहर लग रही होगी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको उसको कहने का अधिकार है। बड़े भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। मतलब अब जब छोटे भाई भी जो हैं उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जहां भी बात ना श्रद्धा की आती है ना, श्रद्धा प्रेम एक में एक लगा हुआ आ जाता है ना। ऐसा देखो कभी भी नहीं होगा कि हम किसी से प्रेम करें, है ना, और उससे हमें श्रद्धा, उसका रिस्पेक्ट हम ना कर सके। सच्चा जो प्रेम है वह श्रद्धा से ही उत्पन्न होता है ना, रिस्पेक्ट से ही होता है। जैसे हम अपने मम्मी पापा से कितना प्रेम करते हैं, है ना, और उतनी ही उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो आज क्या हो रहा है कि इतने दिनों का जो गैप है ना, वो बड़े भाई साहब और हमारे जो लेखक के जब बात कर रहे हैं, है ना, और बड़े भाई साहब आज अपने दिल को खोल कर रख दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सारी चीजें क्या हो जा रही हैं, बिल्कुल हल्की और सब कुछ धुंधला। कहते हैं ना कि हम जब तक अपनी दिल की बात दिल में रखते हैं तो दिल में बहुत मैल हो जाता है, हम बहुत कुछ अपने आप से सोच लेते हैं, है ना, कि ऐसा है वैसा है। लेकिन जो ही हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, है ना, तो उसके भी विचार को समझते हैं, उसकी भी बातों को समझते हैं, और कहीं ना कहीं जो दिल का मैल होता है ना, वो धुल जाता है। जो आज इन दोनों भाइयों का जो दिल का मैल है वो क्या हो गया, बिल्कुल धुल गया है। बड़े भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। तब यहाँ पर आकर बड़े भाई साहब ना बिल्कुल हीरो बन जाते हैं, है ना, कि उनका भी मन करता है। मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि जब हम लोग शुरू से पढ़कर आ रहे हैं ना कि वो कितने स्ट्रिक्ट है, कितने कठोर है ना, वो जिस पढ़ने का, जिस अनुशासन का वो पालन कर रहे हैं, जिस समय की महत्ता को वो समझ रहे हैं, और वो अब जब वो कह रहे हैं कि मेरा भी मन करता है, लेकिन अगर वो बेराह चले, है ना, वो अपने अगर रास्ते से अगर बेराह हो जाए तो अपने भाई को रास्ते पे कैसे लेकर आए, है ना। यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है।
संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, मतलब उस गुड्डी को पकड़ने के लिए। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली, है ना, और बेतहासा हॉस्टल की तरफ भागे। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था और यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। ठीक है कि इस खूबसूरत, जब वो गले से लगा लेते हैं और एक्सेप्ट जब कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दोनों जो भाई है ना वो स्वीकार कर रहे हैं। छोटा भाई ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ बड़े भैया, मेरे बड़े भाई साहब हमेशा मुझसे बड़े रहेंगे और वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं वो मेरे लिए करते हैं, है ना। तो उनको, छोटे भाई को अपनी लघुता का एहसास आज हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं सच में चाहे जितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन जो बड़े भाई साहब हैं वो हमेशा मुझसे बड़े ही रहेंगे। जीवन का तजुर्बा हमेशा छोटे भाई से बड़े भाई साहब का ज्यादा ही रहेगा, है ना। और वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई साहब भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा भी मन करता है खेलने का, कूदने का, लेकिन अगर मैं राह से भटक जाऊंगा तो तुमको राह पर कैसे लाऊंगा। और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं, है ना। और उनका हॉस्टल, उस पतंग को पकड़कर हॉस्टल की तरफ भाग जाना, ये इशारा करता है कि उनके हृदय में भी बचपना है ना। और यही हमारी कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, इस बहुत प्यारी सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी के बाद, इसको पढ़ने के बाद हम आज का अपना ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।